Hello friends and my dear students, all of you are invited in their guidance program English classes. My name is Dr. Alok Kumar. मैं आपका एक दोस्त, एक टीचर जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th एंड 12th के लिए बेसिक इंग्लिश जो होने चाहिए उसको मैं आप लोगों को आज डिस्क्राइब करूंगा ताकि आपके पूरे सिलेबस को आप इजीली अच्छे से ग्रैस्प कर सके और उसको अच्छे से आप उसका नॉलेज ले सकते हैं। तो चलिए इसको मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले कि हमारा जो गया गाइडेंस प्रोग्राम है जिसको हमारे आनंद सर ने इसको इनिशिएट किया है और हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा ये इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिससे कि ये एक्चुअल में जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पर की आपके बिहार के ही बच्चे नहीं, बिहार बोर्ड के ही बच्चे नहीं, पूरे वर्ल्ड के इंडिया लेवल के किसी भी कोने में हो उनको हमारी टीम के द्वारा एक नॉलेज एक बहुत ही अच्छा समेकित जिसको बोल सकते हैं कि आपको अच्छे ढंग से सारे सिलेबस को समझाया जाता है और बहुत अच्छे ढंग से एवरी चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे ढंग से आप उसको अगर पढ़ेंगे एक एक क्लास अगर आप ज्वाइन करते हैं अच्छे से तो नो डाउट यू विल गेट मोर देन 90% मार्क्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंट्रोडक्टरी क्लास जिसे मैंने नाम रखा है बेसिक इंग्लिश फॉर क्लास 11 एंड 12। तो चलिए देखते हैं यहां पर से कि यहां जो आप लोग को पढ़ना है मेनली जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या है आपका जो बुक है, बुक जिसको कि 11th में हम रेनबो पार्ट 1 को पढ़ते हैं और 12th में रेनबो पार्ट 2 को पढ़ते हैं, जिसमें कि प्रोज पोएट्री जो बुक है, बुक पे आपका जो प्रोज पोएट्री आता है और ये 11th में भी पढ़ना है और 12th में भी पढ़ना है। सेकेंड टॉपिक जो है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश, वेयर फ्रॉम वेयर इट केम और कि क्या क्या हुआ इतने सालों के दरमियान। तो ये सारे चीज हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पढ़ते हैं। एक पार्ट आपका 11th में है, दूसरे पार्ट आपका 12th में आता है। अब तीसरे टॉपिक की अगर हम लोग चर्चा करें दोस्तों तो ये ट्रांसलेशन एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है, इसको चैप्टर नहीं कर सकते, इसको बुक कर सकते हैं आप, जिसमें कि फ्रॉम बिगिनिंग टू टॉप आपको हर जगह इसकी आवश्यकता पड़ती है। वेयर यू गो इन योर कैरियर, इवन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फॉर योर सिलेबस एंड फॉर एवरीथिंग, translation is must for you. So here what we will do, we have some structures जो कि आप अगर उसको पढ़ते हैं तो वो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आफ्टर एग्जामिनेशन भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं राइटर एंड चैप्टर। तो देखिए जो ऊपर में आप देख रहे हैं यहाँ प्रोज एंड पोएट्री सेक्शन, तो उसमें प्रोज में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसके राइटर्स हैं, पोएट्री है और उसके जो पोएट हैं, ये सारे इसको आपको रिमेंबर करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इफ वी टॉक अबाउट 12th क्लास आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश में भी बहुत सारे राइटर्स के नाम आएंगे, बहुत सारे पोएट्स के नाम आएंगे, तो वो आपके एग्जाम में आते हैं जिसको कि रिमेंबर करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं आपका एसे जो बचपन से हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं ना तो ऐसे लिखते आए हैं। पता है हमारे यहाँ एक बिहार बोर्ड में एक प्रॉब्लम क्या है ना, जब हम लोग स्टूडेंट्स के सामने जाते हैं तो जैसे ही बोलते हैं कि भाई सबसे भारी सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है और सबसे आसान सब्जेक्ट क्या है, तो कहते हैं सर सबसे ज्यादा मन हमको तो मैथ में लगता है और सबसे भारी सब्जेक्ट सर आप ही का है अंग्रेजी। हम बोले भैया ऐसा क्यों है बताओ, तो सर शुरू से नहीं पढ़े हैं तो कहां से पढ़ लेंगे सर। देखो ऐसा नहीं, शुरू से नहीं पढ़े इसका मतलब अब भी नहीं पढ़ेंगे, बाद में भी नहीं पढ़ेंगे, छोड़ते छोड़ते क्या हो जाएगा, पूरी लाइफ आप छोड़ते जाओगे। तो अगर कोई चीज भाषा लगता है तो और उस पर हमको ज्यादा कंसंट्रेट करना है, ज्यादा उस पर मेहनत करना है और इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करो ना। मैं जैसे कि आपको एग्जाम्पल देता हूं, आप और हम आजकल इतने सारे इंग्लिश वर्ड्स बोलते हैं जिसको कि हम लोग नहीं समझ पाते कि हम अंग्रेजी बोल रहे हैं। जैसे कितने लोग आज बोलते हैं कि चलो विद्यालय चलते हैं, चलो महाविद्यालय चलते हैं, नहीं, स्कूल कॉलेज टेबल बेंच बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं। बट अगर उसी को सिस्टमेटिक ढंग से अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो नो डाउट आपका इंग्लिश वेरी इजी हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद करते हैं पैसेज की। अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज का मतलब कोई उस पर टॉपिक नहीं दिया होता है, आपको कहीं से पैसेज उठा के दिया जाता है और उसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत ही आसान है। इसको तो प्रैक्टिस करेंगे, आने वाले क्लासेस में हम और हमारी टीम के लोग आपको बतलाएंगे कि कैसे इसको हम प्रैक्टिस करें कि इजिली इसका टोटल मार्क्स आपको मिल सकता है।
इसके बाद बात करते हैं लेटर एंड एप्लीकेशन की। लेटर और एप्लीकेशन आई थिंक कि हम लोग क्लास 4 और 5 से पढ़ते आ रहे हैं। इसका फॉर्मेट है, अगर उस फॉर्मेट को दिमाग में रखते हैं तो अच्छे से कर लेंगे हम लोग। और जैसे कि पता है, जब हम लोग कभी कभी कुछ लोगों को सुनते हैं, कोई बच्चा क्या करता है ना, सारा ऑब्जेक्टिव मार दिया ए, क्या है भाई, तो किसी ने बता दिया कि ए मार दोगे तो पास हो जाओगे। हम एक बात करते हैं, उसी ढंग से लेटर और एप्लीकेशन का है, एक फॉर्मेट है। अगर उस फॉर्मेट को आप फॉलो करते हैं और उस ढंग से आप लिख लेते हैं ना, तो बिलीव मानिए कि एकदम आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इसमें बहुत सारे लोग टच करने से डरते हैं, ऐसे को टच करने से डरते हैं, लेटर को टच करने से डरते हैं, और एक उसी का एक पार्ट आपका आता है नोटिस। नोटिस भी बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उस छोटे से में आपको 4 मार्क्स 5 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन हमको लगता है भाई नोटिस कैसे लिखाएगा हो, कुछ नहीं है भाई, एकदम इजी। एक क्लास में आपको ये सारे 2-3 जो है ना टॉपिक, ये बहुत क्लियरली समझाए जाएंगे। तो चलिए इससे आगे हम चर्चा करते हैं। ग्रामर पोर्शन में जो हम लोग को बेसिकली पढ़ना है, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, मोडास, प्रीपोजिशन, ये सारे चीज। तो देखिए हम लोग टेंस पढ़ते आए हैं, तो टेंस और टाइम एंड टेंस में थोड़ा सा अंतर है। टेंस क्या है कि सिंपली एक स्ट्रक्चर उसका जो है ट्रांसलेशन बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इस ढंग से। जबकि टाइम एंड टेंस की बात करते हैं तो टाइम के अनुसार टेंस का जो सेंस होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे मैं कल पटना जाने वाला हूं, ये आपका फ्यूचर टेंस में बट बनता है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इस ढंग के जो पॉइंट्स है जिसको कि हम लोग टाइम एंड टेंस में क्लियर करेंगे। उसके बाद आता है वॉइस। वॉइस हम लोग 9th में भी पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़ते हैं, 11th 12th, आफ्टर सो मेनी एग्जामिनेशन यू विल फाइंड वॉइस। तो वॉइस में क्या है, इसमें 2 वॉइस होते हैं, एक्टिव और पैसिव। जनरली क्या होता है, एक्टिव को पैसिव में चेंज करना होता है, पैसिव को एक्टिव में चेंज करना होता है, जिसको भी हम लोग एक क्लास में आपको सारा इसका स्ट्रक्चर बतलाएंगे। और बिलीव मानिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप अच्छे से हमारा क्लास ज्वाइन करते हैं तो नो डाउट आपको कोई भी रोक नहीं सकता है टॉप 10 रैंक में आने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं नरेशन की। नरेशन का भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट होता है जिसमें वॉइस आते हैं, नरेशन आते हैं। नरेशन में भी डायरेक्ट नरेशन होता है और उसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, या फिर क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट में देता है, उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए होता है। इसके भी कुछ रूल्स हैं जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे। एक आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल हम लोग बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, और आर्टिकल में क्या है कि इसमें समझने की चीज है, याद करने की चीज है। पॉइंट टू पॉइंट अगर हम लोग याद करते हैं अच्छे ढंग से तो नो डाउट इससे भी आपका 5 मार्क्स 5 मार्क्स जो है क्लियर हो जाएगा। एक है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सुनने में तो बड़ा भाष लगता है, क्या यार एग्रीमेंट है सब्जेक्ट वर्ब का, बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। आपको सब्जेक्ट कैसा है उसी के अनुसार आपको वर्ब चूज कर लेना होता है। ये भी आपको अच्छा मार्क्स दिला देगा एग्जाम में, चाहे ऐसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके आते हैं। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है मोडाल्स। मोडाल्स को एक्चुअली हम लोग कहते हैं इट इज मॉडल ऑक्सिलरी फॉर्म। एक वर्ब का एक पार्ट है जिससे कि हम लोग का क्वेश्चन आता है। अब जैसे इसमें मैं आपको बता देता हूं कुछ एग्जांपल्स, जो कि इसका है क्या कि ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कभी चेंज ही नहीं होते, इनका फॉर्म कभी चेंज नहीं होता है किसी सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे मैं कैन की बात एग्जांपल दे रहा हूं, कैन एक मोडाल है। अब मैं कह रहा हूं मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन, और कहेंगे फिर हम दोबारा आई कैन रन, हम लोग दौड़ सकते हैं। तो यहां आई हो चाहे भी हो, कैन कभी चेंज नहीं होता है। तो चलिए इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट सारे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये चैप्टर जो है ना अक्सर इसमें हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। क्यों कह जाते हैं कि भाई चलो अरे बड़ी भारी यार कितना याद करेंगे, लेकिन नहीं, इसको प्रैक्टिस करेंगे। कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं और कुछ आपको नियम के अनुसार होते हैं जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे इन नेक्स्ट क्लासेस। एक आपका आता है स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन में क्या होता है कि आपको गलत मीनिंग दे दिया जाता है, अब उसको चुनना है कि बताओ इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा। दोस्तों ये स्पेलिंग करेक्शन मैं इसको सीधे सीधे जोड़ता हूं आपके वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी क्या है कि अगर आपका वोकैब मजबूत है तो अंग्रेजी आपकी बहुत टंच है, मस्त है, ऐसे ही बोलते हैं ना लोग, टंच है, क्या बात है यार, बहुत अच्छा अंग्रेजी। अब जहां वोकैब नहीं रहेगा तो भैया बहुत अच्छे ग्रामर पढ़ लो आप,
बहुत अच्छे जान लो, बोल ही नहीं पाओगे। जैसे हम बोलते हैं मैं आम खाता हूं, आई इट अ मैंगो। मैंगो पता है तब तो बोल दिए, नहीं तो फिर हम क्या बोल देंगे, आई इट आम। तो ये समस्या होगी। तो इसलिए वोकैब बहुत जरूरी है, जिसमें कि एक पार्ट आपका आता है स्पेलिंग करेक्शन। तो चलिए इस पर बारी बारी से हम लोग हर क्लास में एक एक चैप्टर को लेकर करके आपके सामने आएंगे। कभी भी इसको मिस मत कीजिएगा। हमारे जो भी क्लासेज आते हैं उसको प्लीज डोंट मिस। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितना ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं, इसको शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। जहां आपको कहीं परेशानी होती है, जहां कोई दिक्कत होती है, कोई क्वेश्चन, आप उसको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखें, उसका जवाब हम लोग जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बहुत छोटे से चीज से मैं आपको शुरुआत कर रहा हूं कि इंग्लिश ग्रामर पढ़ते आए हैं बचपन से लोग, बहुत पढ़े, आप लोग भी पढ़े, लेकिन होता क्या ना, सिस्टमेटिक नहीं पढ़े तो सारा खत्म। पता है बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ भाई हमने भी ये पढ़ा है, लेकिन पढ़ा क्या है कुछ पता नहीं। अभी मैं बताऊं, बहुत सारे लोगों से मैं डिस्कस करता हूं, कभी कभी बहुत, यहां तक कि मैं कुछ प्रोफेसर से भी बात की, बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्रैक्टिस नहीं होता है। तो ये सब चीज जो है ना, दिस इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। इफ यू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन एट एवरी टॉपिक, यू विल नेवर लूज। तो चलिए हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर है क्या? सिंपली ये एक बुक है। इंग्लिश ग्रामर इज अ बुक। वो क्या करता है? हमें 3 चीजों को सिखाता है, पढ़ना, लिखना और बोलना। कैसा पढ़ना, लिखना और बोलना? जो शुद्ध शुद्ध हो। इट मीन्स कि हम लोग बोल लेते हैं, मैं बोल लेता हूं, हम लोग बोल लेते हैं, हाँ हो हम ही बोलता नहीं। तो जितना भी बात है ना, इस सब में ग्रामर है भैया। चाहे वो इंग्लिश ग्रामर की बात करो, हिंदी ग्रामर की बात करो, यहां तक कि जो हम लोग जो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, चाहे जैसे बिहार में बोलते हैं ना, मगही हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, वो सारे में अपना एक सिस्टम होता है। तो उसमें क्या है ना कि आप जब शुद्ध शुद्ध उसमें पढ़ना, इसमें इंग्लिश में जान जाओगे, लिखना जान जाओगे और बोलना, ये 3 चीज है। तो इंग्लिश ग्रामर जो है हमें वही सिखाता है। तो चलिए हम लोग इसके बाद देखते हैं कि क्या है इंग्लिश ग्रामर में। है तो बहुत सारी चीज, लेकिन इसको मैं बेसिक रूप से बहुत ही छोटे लेवल से मैं लेकर चल रहा हूं, ताकि आपका ये चीज छूट ना जाए कि क्या चीज है। तो देखिए दोस्तों, यहां इंग्लिश ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया है। इसमें कुछ भाग छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। तो शुरुआत यहां से होती है ऑर्थोग्राफी, दूसरा है एटिमोलॉजी, तीसरा है सिंटैक्स, चौथा है पंक्चुएशन एंड 5वां है प्रोसोडी। तो देखिए, सुनने में थोड़ा सा ये टफ वर्ड्स हैं, अगर जो जानते हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, बट जो नहीं जानते हैं, मैंने एक बार बोल दिया ना, आप 2 बार 4 बार में भी बोलने में थोड़ा दिक्कत होगी कि कैसे बोलते हैं। अर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, साइंटेक्स एटसेट्रा एटसेट्रा, बट इट्स वेरी सिंपल। और ये बेसिक ग्रामर का ये जो है ना कंसेप्ट है, जिसको कि अभी मैं आपको कुछ समझाता हूं डिटेल में। ये यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिससे मैं हिंदी में बताता हूं, और जब आप हिंदी में समझेंगे तो ये उसका जो ये जो की वर्ड्स मैंने दिया है ना, इसी से पूरे आप डेफिनेशन को समझ लेंगे। तो चलिए मैं चलता हूं, मैं आपको बताता हूं कि क्या है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी को हिंदी में बोलते हैं वर्ण विचार। क्या बोलते हैं? वर्ण विचार। वर्ण हिंदी में बात करते हैं तो इसको बोलते हैं अक्षर। अक्षर के बारे में हम लोग कुछ विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं भाई? कितने सारे अक्षर है हिंदी में, तो कितने सारे अक्षर है इंग्लिश में, लेटर्स कितने होते हैं इंग्लिश में? आई होप कि आप सबको पता होगा, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ग्रामर का वह भाग जिसमें हम लेटर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्थोग्राफी। एकदम बहुत सिंपल सा चीज है। आप जैसा टीवी में देख रहे हैं, वहां पहला वर्ड लिखा हो ऑर्थोग्राफी, जिसके सामने लिखा हो लेटर, लेटर्स। तो लेटर्स की हिंदी होती है अक्षर, अक्षर को बोलते हैं वर्ण। तो ग्रामर के वह भाग जिसमें हम वर्ण, अक्षर या लेटर के बारे में जानते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्थोग्राफी। क्लियर है ये? अब इसमें आप बोलते हैं A to Z,
ABCDEFGH कभी प्रैक्टिस करना। अब बिलीव मानो कि ए से जेड तक बोलना भी मुश्किल हो जाता है। हम लोग बोलते हैं ABCDEFGH चाहिए कहते बहुत आसान लगा, आप करोगे ना छूटेगा। तो दैट्स व्हाई I'm saying again and again, it is a matter of practice. If you practice, grammar and English will be very easy for you. तो चलिए दूसरा हम बात करते हैं इटिमोलॉजी, जो दूसरा पॉइंट है आपका इटिमोलॉजी, जिसको बोलते हैं हम शब्द विचार। शब्द को इंग्लिश में बोलते हैं हम वर्ड। अब वर्ड तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। वो चाहे सब्जेक्ट हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, ऑब्जेक्ट हो, वर्ब हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने भी वर्ड्स हैं उसको क्लासिफाइड किया गया है, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसी इटिमोलॉजी का पार्ट है। तो हम कह सकते हैं द पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी लर्न अबाउट वर्ड इज कॉल्ड इटिमोलॉजी। क्लियर ये? अब बात करते हैं सिंटैक्स की। अभी मैंने इससे पहले स्लाइड्स में आपको बताया था सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? कंडीशन, शर्त। तो शर्त क्या है किसके साथ में? सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का। और इस फॉर्म को हम लोग पढ़ते हैं और इसी को हम सिंटैक्स कहते हैं। और वहां पर मैंने लिखा है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कैसे बनता है भैया? सेंटेंस में दो पार्ट मिनिमम होते हैं। पहला क्या है? सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब। ये होना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्ट नहीं भी रहे तो काम चल जाएगा, अदर वर्ड्स नहीं रहे तो काम चल जाएगा। जैसे कि आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले, फुटबॉल हटा देंगे तो भी आई प्ले सेंटेंस बनता है, लेकिन प्ले को हटा देंगे तो आई से सेंटेंस नहीं बनता है। बट मैं आपको बताऊं, हमारे दिमाग में रहता है, लेकिन आपको मैं बताता हूं, जैसे कि सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलते हैं, बट बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है जिसमें सिर्फ एक वर्ड है, और जिसको कि मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा इंडिकेट करता हूं, दिस इज कॉल्ड इन इंप्रेटिव सेंटेंस। जहां पर कि हम सिर्फ एक वर्ड बोलते हैं और उससे पता चल जाता है कि हाँ ये सेंटेंस है। जैसे बोलते हैं सी, देखो, तो देखो इसमें कितने वर्ड है? सिर्फ एक है। बट ऐसा नहीं है, इसमें सब्जेक्ट छिपा हुआ है यू सी, तुम देखो। तो इसमें हम क्या करते हैं, जनरली सिंटैक्स में कैसे सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, क्या सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो द पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी लर्न अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। नेक्स्ट पे आते हैं पंक्चुएशन। पंक्चुएशन को हिंदी में बोलते हैं चिन्ह विचार। चिन्ह विचार, विचार का मतलब क्या है? डिस्कस करते हैं हम लोग। व्हाट वी डिस्कस? वी डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ साइंस। साइंस मतलब विज्ञान नहीं, साइंस मतलब मैं चिन्ह की बात कर रहा हूं। तो कहां कहां पे, जैसे फुल स्टॉप कहां पे लगा सकते हैं, कहां पे कॉमा यूज करते हैं, कहां पे सेमीकोलन यूज करते हैं, ये सारे पॉइंट जो है हम लोग पढ़ते हैं पंक्चुएशन में। और इसका जो फिफ्थ है, लास्ट वन जो है आपका प्रोसोडी। प्रोसोडी को बोलते हैं छंद विचार। छंद थोड़ा सा हम लोग के लिए टफ होता है कि छंद क्या है। तो छंद को ऐसे समझ लीजिए कि जिसको हम गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, या फिर जो कविता के रूप में हो, सॉन्ग्स के रूप में हो। हम लोग बहुत सारे गाने गाते हैं, तो गाने गाते हैं ना, तो हम लोग को कभी पता भी नहीं चलता है कि इसमें भी कोई नियम लागू है, लेकिन इसमें भी नियम लागू है भैया। अब कोई भी गाना उठा लो तो उसका सिस्टम है, लास्ट वर्ड आप देखना, दो सेंटेंस को मिलाओगे, या 1 to 4 में 1 2 3 4 इस ढंग का देखना कि लास्ट वाला जो वर्ड होता है वो सेम प्रोनाउंस करता है। तो वो सब जो पार्ट होता है ये आपका प्रोसोडी होता है। तो ये ग्रामर के आपके 5 पार्ट्स होते हैं। पूरे ग्रामर को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें कि आपका जो सबसे बड़ा चैप्टर इसमें कह सकते हो आप, इटिमोलॉजी है, सिंटैक्स है। ये दो जो पार्ट है आपका, इसमें ग्रामर मैक्सिमम आ जाता है आपका, जिसको कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अब अगले स्लाइड की तरफ। इसमें
आपको मैंने बताया है, देखिए लिखा हुआ है सम बेसिक टर्म्स ऑफ ग्रामर। ये क्या है सम बेसिक टर्म्स? क्या है कि बहुत सारे चीज हम लोग के दिमाग में होता है लेकिन हम लोग जान नहीं पाते। अब जैसे इसमें कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको मैं बताना चाहूंगा कि ये हमारे दिमाग में पहले से नहीं था, यथार्थ हम इस चीज को भूल गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्फाबेट, जैसा मैंने शुरू में बताया कि हम लोग का जो कंसेप्ट है, चाहे जो कंटेंट ऐसा है कि अगर आप इसके सारे के सारे क्लास अगर आप इसको अच्छे से करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो नो डाउट आप उसको बहुत अच्छा मार्क्स ले सकते हैं 11th और 12th में, चाहे ऐसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेसिक फॉर्म आपका है। अल्फाबेट 26 लेटर्स होते हैं इसमें, A to Z, सबको पता है। वॉवेल 5 होते हैं, A E I O U। कॉन्सोनेंट, वॉवेल को छोड़ के जितने भी ये सारे कॉन्सोनेंट हैं। वॉवेल क्या है? जिसको हिंदी में स्वर बोलते हैं। कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यंजन। और उसके बाद जो आता है सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल को हिंदी में हम बोलते हैं अर्ध स्वर। मतलब ये 50-50, आधा वॉवेल है और आधा कॉन्सोनेंट है। ऐसा नहीं आधा आधा, क्या डब्ल्यू को आधा वाई को आधा करेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। आधा इन द सेंस कि कभी कभी या कभी जब ये किसी शब्द के शुरू में आते हैं तो ये कॉन्सोनेंट की तरह होते हैं, और जब ये किसी शब्द के अंत में आते हैं तो ये वॉवेल की तरह होते हैं। तो चलिए इसको मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं आपको, जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। W और Y एज कॉन्सोनेंट। कब ये कॉन्सोनेंट होते हैं? When W और Y comes at first in a word, they are consonant. Let's have some examples here. W से जो वर्ड शुरू होता है, जैसे हो गया आपका वाटर, वॉच। अब देखिए इसमें ध्यान से, W का यहां प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? वॉ। यहां भी प्रोनाउंसिएशन होता है वॉ। अब Y का देखते हैं एग्जाम्पल, यस। यहां Y का प्रोनाउंसिएशन क्या है? यस। अब देखिए य। अब यहां पे आप बात करते हैं येलो, यहां पे Y इज प्रोनाउंस एज य। ये य क्या है? आपका व्यंजन है, कॉन्सोनेंट। और अब देखिए कि W और Y एज वॉवेल। तो इसका ठीक दूसरा जो टॉप में ये डिफिनेशन है कि जब किसी शब्द के अंत में ये W और Y आते हैं तो ये हो जाते हैं वॉवेल। अब देखिए इसके भी एग्जांपल्स। ए, रॉ, ऑ। अब बात करते हैं, देखिए येलो ऊपर लिखा हुआ है ना, लास्ट में W आता है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? ओ। ओ क्या है? वॉवेल। देखिए टुडे, यहां पर इसका प्रोनाउंसिएशन Y क्या आता है लास्ट में? ए। दैट्स व्हाई W एंड Y आर कॉल्ड सेमी वॉवेल। तो चलिए आते हैं नए टॉपिक पे। ये 3 चीज जो मैंने बताई बहुत ही बेसिक चीज है, वॉवेल, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वॉवेल, जिसको कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बट सेमी वॉवेल एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि हमारे दिमाग से गायब हो चुका है और बहुत सारे लोग जानते भी भूल गए, यार उनको आता नहीं। खैर, तो अब बात करते हैं, ये तो सारे चीज हो गए। अब क्या है कि जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उसके लिए सेंटेंस की आवश्यकता पड़ती है। चाहे कोई भी चीज पढ़ते हैं तो सेंटेंस पढ़ते हैं, बोलते हैं तो सेंटेंस बोलते हैं। माय गॉड, सेंटेंस कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए। लेकिन अब इसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस है क्या चीज ये? तो सेंटेंस के लिए लिखते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का समूह, एक ऐसा समूह जिससे कि पूरा सेंस देता है, कंप्लीट सेंस देता है, उसी को हम सेंटेंस करते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो बहुत सारे बना देंगे। जैसे कि आप इसमें देखिए
आई प्ले फुटबॉल डेली इन द मॉर्निंग। मैं प्रतिदिन सुबह में फुटबॉल खेलता हूं। अब इसी को मान लीजिए इन द मॉर्निंग को बीच में रख दें। प्ले आई इन द मॉर्निंग डेली फुटबॉल, शब्द सारे वही है, वर्ड्स आर सेम, बट ये सेंस नहीं निकलता है, वो सेंटेंस नहीं होगा, लेकिन इसका कंप्लीट सेंस निकलता है, इसलिए हम इसको सेंटेंस कहते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं सेंटेंस में, सेंटेंस के पार्ट्स क्या क्या है। तो एक तो सब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट, ये जो है, इसके बाद अदर वर्ड्स भी होते हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जिसको कि हम सब्जेक्ट की हिंदी विषय भी होती है और सब्जेक्ट की हिंदी कर्ता भी होती है। तो हियर सब्जेक्ट इज कर्ता। तो इसकी डेफिनेशन बहुत सारी जगह या आपने पढ़ा होगा कि ए डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, बट दिस डेफिनेशन इज हाफ करेक्ट, 50% करेक्ट, इट इज नॉट फुली करेक्ट, बिकॉज कोई जरूरी नहीं कि सेंटेंस में सिर्फ करने वाला ही आता है। सेंटेंस इंफॉर्मेटिव भी होता है, सेंटेंस आपको उसका स्टेटस को भी बतलाता है, अवस्था को बतलाता है, तो वैसे में वो क्लियर नहीं हो पाता है। यहां मैंने लिखा है, इन ए सेंटेंस समथिंग इज टोल्ड और डिस्क्राइब अबाउट समवन और समथिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सेंटेंस में कुछ बोला जाए या उसके बारे में चर्चा किया जाए, किसके बारे में? किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में कहा जाए, तो वो जिसके बारे में बोला जाए उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है, सी इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है। किसके बारे में कहा जा रहा है? तो सी के बारे में कहा जा रहा है कि वह इस काम को कर रही है। तो यहां पे सी क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब देखिए, सेंटेंस का एक दूसरा पार्ट होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं, और ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है ये ऑब्जेक्ट। जनरली हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट कौन चीज, फलाना ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं। इसको सिस्टमेटिक वे में समझेंगे तो आप ऑब्जेक्ट पाएंगे, और नहीं तो जानते हैं आपको इसमें वॉइस बनाने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको मैं बताता हूं इसमें ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब का चर्चा मैं बाद में करूंगा। तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका वॉइस सामान्यतः हम नहीं बनाते। तो इसमें देखिए, ध्यान से समझिएगा, द वर्ड विच इज मेनली इफेक्टेड बाय सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो वैसा शब्द जो सेंटेंस में होता है जिस पर सब्जेक्ट और वर्ब का में मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जिसपे सब्जेक्ट तथा वर्ब का मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए यहां पे देयर आर सम एग्जांपल्स, नहीं यहां पे एक ही एग्जांपल दिया, ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक कलम दी। लेकिन आप देखेंगे यहां पे कि यहां पे दो जगह अंडरलाइन किया हुआ है, मी के को भी और ए पेन को भी। इट मीन्स कि यहां पे दो ऑब्जेक्ट है, पेन भी है और मी भी है। तो चलिए देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और विस्तृत रूप से समझाता हूं आपको कि ये दोनों है, तो थोड़ा क्लियर नहीं है कि ये क्या है। तो जनरली मान चलिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? विच डिनोट्स नॉन लिविंग, जिससे हमें निर्जीव का बोध होता है, तो वो क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, आई राइट अ लेटर, तो मैं एक पत्र लिखता हूं, इसमें लेटर क्या है? निर्जीव है, नॉन लिविंग है, तो ये क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर भी देखिए, he gave me a pen, he gave me a pen, यहां दो ऑब्जेक्ट है, मी भी है और पेन भी है, तो इसमें दोनों में निर्जीव कौन है? पेन है, नॉन लिविंग पेन है, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो जस्ट इसका उल्टा होता है, विच डिनोट्स लिविंग, मतलब जिससे सजीव का बोध होता है, he helps me, वह मेरी मदद करता है। तो मी क्या हो गया? यहां पे लिविंग है, इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए यहां पर मैंने लिखा है, टू गेट ऑब्जेक्ट वी शुड आस्क 3 क्वेश्चंस, फॉर सब्जेक्ट व्हाट, whom, और फॉर वर्ब ऑफ व्हिच। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट के लिए 2 क्वेश्चन में से कोई एक करना है, जिसका आंसर मिल जाए तो मान चलिए क्या ऑब्जेक्ट है,
और अगर नहीं मिले तो समझिए कि वो ऑब्जेक्ट नहीं है। और वर्ब वाला जो ये ऑफ विच, किस चीज का, अगर इसका आंसर मिल जाता है तो समझिए ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं। तो इसको जो है ना मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं एग्जांपल देकर करके आपको। अब देखिए ध्यान से आगे, मैंने 4 एग्जाम्पल लिखवाए हैं। ये 4 एग्जाम्पल में क्या है, ही प्लेज क्रिकेट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको ऑब्जेक्ट जानना है तो सब्जेक्ट के लिए एक क्वेश्चन करना पड़ेगा क्या। तो यहां वह खेलता है क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो ये सवाल उठता है वह क्या खेलता है, तो इसका जवाब आ रहा है क्या, यस, इसका जवाब आ रहा है वह क्रिकेट खेलता है। अब देखिए वर्ब के लिए खेलने का काम किस चीज का हो रहा है, तो खेलने का काम क्रिकेट का हो रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट आपका है, ये क्लियर। अब देखिए दूसरे सेंटेंस में, दे आर स्विमिंग इन द रिवर, वे लोग नदी में तैर रहे हैं। तो फिर से वही सवाल करते हैं सब्जेक्ट वाला, वे लोग क्या तैर रहे हैं, जवाब आ रहा है कुछ, रिवर नहीं, इसका जवाब ही नहीं आ रहा है। वे लोग कहां तैर रहे हैं का जवाब आता है कि वो लोग नदी में तैर रहे हैं। वे लोग क्या तैर रहे हैं इसका जवाब नहीं है। उसी ढंग से तैरने का काम किस चीज का हो रहा है, कोई जवाब नहीं, इसलिए ये ऑब्जेक्ट हम लोग कहते हैं जनरली कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। मैं एक और ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप पकड़ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, जिसको अगर आप समझ लेंगे तो फिर होल लाइफ आपको कोई नियम बताने की और याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए तीसरे एग्जाम्पल पर बात करते हैं। सी राइट्स अ पोएम, वह एक कविता लिखती है। तो फिर से वो सवाल करते हैं वह क्या लिखती है, तो वह कविता लिखती है। वर्ब से पूछ लेते हैं लिखने का काम किस चीज का हो रहा है, पोएम का हो रहा है। तो क्लियर है कि ऑब्जेक्ट है। अब इस पर आते हैं, अक्सर इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ मैं बताऊं, ही गोज टू स्कूल में ऑब्जेक्ट कौन है, तो सीधा स्कूल है। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फिर से अगर वो सवाल हम करते हैं वह क्या जाता है, तो स्कूल जाता है, इसका आंसर नहीं मिलता। उसी ढंग से देखिए, आई गो टू बेड, मैं बिस्तर पे जा रहा हूं, सोने जा रहा हूं। या तो देखिए, या फिर आप इसको बहुत आसान से वही स्कूल वाला ही कर लेते हैं जो कि मैं अभी चर्चा कर रहा था, आई गो टू स्कूल। तो मैं क्या जाता हूं, इसका कोई जवाब नहीं आ रहा है। जाने का काम किसी का नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है। और मैं आपको दूसरा ट्रिक बताता हूं कि ऑब्जेक्ट कैसे पकड़ेंगे। तो ध्यान से देखिए दूसरे सेंटेंस और चौथे सेंटेंस को, कि यहां रिवर के पहले इन लगा हुआ है प्रीपोजिशन, और यहां स्कूल के पहले टू लगा हुआ है प्रीपोजिशन। तो जहां वर्ड के पहले प्रीपोजिशन लगा हुआ हो वो किसी भी हाल में ऑब्जेक्ट आपका नहीं हो सकता है। आई होप कि आपको ये बहुत ही क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रेडिकेट की। सब्जेक्ट में, सॉरी सेंटेंस में 2 पार्ट आप मान सकते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट के अलावा में जो भी सेंटेंस में होते हैं ना,
उन सारे को हम प्रेडिकेट बोलते हैं। बहुत आसान है समझना इसको। वी आर गोइंग टू मार्केट, इसमें सब्जेक्ट कौन है? तो वी है। और वी के अलावा जितना भी वो वर्ड्स है वो सारे को सारे हम प्रेडिकेट करते हैं। क्लियर है ये? अब बात करते हैं फ्रेज की। 9th 10th हो, चाहे 11th हो, 12th हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, फ्रेज आता है जिसमें कि उसको हम आइडम्स एंड फ्रेज बोलते हैं। अच्छा, इसी में एक और होता है फ्रेजल वर्ब, ये भी अक्सर पूछता है। तो वो भी जो वर्ब होता है लेकिन वो फ्रेज की तरह काम करता है, उसमें भी इसी ढंग का सेंस निकलता है। तो देखिए पहले डिफिनेशन समझते हैं इसका क्या है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, सॉरी विच मेक्स ए सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। अर्थ तो निकलता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकलता है, और उसके वर्ड पे आते हैं तो फिर उसका वर्ड का अलग अलग अर्थ निकलता है। तो एक ग्रुप होता है लेकिन वो जो वर्ड है, जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको, यहां पर एट है, होम है, इन है। एट, होम, इन को साथ में मिला के बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है निपुण, कुशल, दक्ष, स्किल्ड। बट यहां अगर अलग अलग बात करते हैं, एट, होम, इन। एट मतलब पर, होम मतलब घर, इन मतलब में। पर, घर, में, इसका अर्थ ऐसे नहीं निकलता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इसका सेंस है, लेकिन पूरा पूरा इसको आप सेंटेंस नहीं कर सकते हैं। सेंटेंस में एक पार्ट होता है फ्रेज, जिसको कि हम लोग अक्सर यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। अब इसके बाद है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट को हिंदी में पूरक कहते हैं। पूरक का मतलब क्या होता है? पूरा करने वाला। किस चीज को पूरा करने वाला? तो ध्यान से देखिए, यहां पे दो चीज को मैंने लिखा है, एक सेंटेंस को पूरा करता है, एक वर्ब को ही पूरा करता है। सेंटेंस को कैसे पूरा करता है कि ध्यान से देखिए कि यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ, ही इज अ टीचर। ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है। लेकिन अगर टीचर को हटा दिए तो ही इज अ, दिस इज टोटली मीनिंगलेस। तो कंप्लीमेंट क्या करता है? किसी सेंटेंस को पूरा करता है। और दूसरा जो है, देखिए वर्ब को कैसे, जो वर्ब है इसको कैसे पूरा करता है आपको? ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। देखिए यहां दो वर्ब है, मेड और लाफ। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे मैं बताऊं आपको, गाना का अंग्रेजी होता है सिंग, गवाना की अंग्रेजी नहीं होती, पढ़ना की होती है रीड, पढ़ाना की होती है टीच, लेकिन हंसना की अंग्रेजी होती है लाफ, हंसाना की अंग्रेजी ऐसे डायरेक्ट नहीं होती है। तो उसको हम क्या करते हैं? टू मेक लाफ। तो यहां पर देखिए ध्यान से, अगर इसको हम हटा देते हैं लाफ को, तो ही मेड मी, उसने मुझे बनाया। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, बाकी कोई दूसरा नहीं कर सकता है कि किसी को बना दे। उन्होंने जैसे हम लोग को बनाया उसी ढंग से ये कंप्लीमेंट होता है, जिससे कि हम लोग समझे। अब इसके बाद मैं बात करता हूं, कुछ कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि आपको, ऐसे तो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं कि वर्ब के दो रूप होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बिना हम कुछ काम ही नहीं कर सकते हैं। जिसमें मैं कुछ कुछ वर्ब की चर्चा करता हूं, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। सकर्मक की बात करते हैं तो इसका सिंपल सा, इसको थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। सकर्म मतलब कर्म के साथ जिसमें ऑब्जेक्ट हो, वो वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए यहां पर वही मैंने लिखा है, द वर्ब विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। वैसा वर्ब जो कि उसके साथ एक ऑब्जेक्ट आता है। तो जैसे ध्यान से देखिए, यहां पर राइट ए लेटर, राइट क्या हो गया आपका? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि इसके साथ एक ऑब्जेक्ट आता है। आप चाहे राइट के साथ कुछ भी जोड़ सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। आई राइट 2 पेजेस, फिर भी वो ये चूंकि इसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की, तो दोस्तों जैसा मैं पहले भी कहा कि जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव वर्ब वगैरह, उसी तरह से इंट्रांजिटिव वर्ब अगर होता है उसका पैसिव हम जनरली नहीं बनाते हैं। और इसका जस्ट रिवर्स होता है ये, द वर्ब विच डज नॉट पास ओवर सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। मतलब इसका भी मतलब सेंस वही होता है कि जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब यहां पूरी तरह से सब्जेक्ट ही मेन हो जाता है, इसमें ऑब्जेक्ट की बात नहीं होती। जैसे देखिए इसका आपको दो एग्जांपल है, आई गो टू ए स्कूल, सी लाफ्स एट मी। मैं स्कूल को जाता हूं। तो यहां पे प्रायोरिटी किसकी मिल रही है? सब्जेक्ट। और यहां सब्जेक्ट से पास होकर करके ऑब्जेक्ट पर नहीं जा रहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं।
जैसा कि मैंने आपको चर्चा किया अभी कुछ देर पहले कि अगर किसी वर्ड के पहले प्रीपोजिशन लगा हो तो मान के चलो वो कभी भी किसी भी हाल में ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो आप यहां भी देखिए प्रीपोजिशन है और दूसरे सेंटेंस में नी के पहले भी आपका प्रीपोजिशन है। तो आप कह सकते हैं कि गो और लाभ जो होता है ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। अब फिर देखिए बात करते हैं वर्ब का, जिसमें कि आपको 4 टॉपिक यहां पे आ रहे हैं, वीक वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। हम लोग वर्ब के फॉर्म को याद करते हैं ना, तो उसमें देखना है कि भाई कौन इरेगुलर है और कौन रेगुलर है, कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। तो चलिए इसके डेफिनेशन पे चर्चा करते हैं। द वर्ब विच रिक्वायर्स ed, d और t टू बी एडेड टू फॉर्म द पास्ट। तो देखिए हम लोग जैसे V1, V2, V3, V4, V5 बनाते हैं, तो जनरली वैसे वर्ब जिसको V2 या V3 बनाने के लिए हम ed, d और t लगाते हैं, वो सब आपके वीक वर्ब में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लर्न का V1 हो गया, सॉरी लर्न V1 हो गया, इसका V2 हो गया लर्न। तो लर्न में क्या लग गया? T लग गया। अब दूसरा देखिए टॉप, तो इसका जब V2 बनता है इसमें ed लग गया, V3 बनता है तो इसमें ed लग गया। तो इस प्रकार के जो वर्ब्स होते हैं उन्हें हम वीक वर्ब कहते हैं। और इसके जस्ट उलट स्ट्रॉन्ग वर्ब में ed, d और t नहीं लगता है। इसमें क्या होता है? इंटरनल चेंजिंग ऑफ वॉवेल। इसमें क्या करते हैं कि वॉवेल अंदर में ही बीच से उसके वॉवेल को चेंज करके हम उसके V2 या V3 बनाते हैं। जिसके एग्जाम्पल आप देखें, बिकम, बिकेम, बिकम में अब V1 में देखिए COME है, V2 में से क्या किया? O की जगह A चेंज कर दिया और फिर से वापस V3 भी आते हैं तो COME हो जाता है। तो इस ढंग से ये चेंजिंग होता है। फाइंड, फाउंड, कम, केम, कम। तो इस ढंग से जो जिसमें चेंज हो उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग। उसको किसी को लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अब बात करते हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब की। दोस्तों ये भी अप्रोच सेम है। जो कि वीक वर्ब है वो रेगुलर वर्ब है, जो स्ट्रॉन्ग वर्ब है इरेगुलर वर्ब है। दोनों ये आपका पार्ट सेम है, सिर्फ वो नाम का थोड़ा अंतर है। और ऐसे लगता है कभी सुनने में क्या भाई तो सब अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। वीक और रेगुलर वर्ब दोनों अप्रोच सेम है और स्ट्रॉन्ग और इरेगुलर वर्ब जो है ये दोनों सेम होते हैं। अब देखिए फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट ये पूछता है हमारे आपके एग्जाम्पल्स में। हम लोग भी जब स्टूडेंट्स हैं तो इस पर बहुत कंफ्यूज रहते थे, लेकिन इसका मैं बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा ना आपको, तो आपको लगेगा ये तो चुटकी का चीज था। मैंने इसलिए बोला कि इंग्लिश को जो है ना बहुत वास्ट मत समझो, सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं ना तो बहुत आसान हो जाता है। देखिए क्या कहता है फाइनाइट वर्ब, द वर्ब विच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर एंड पर्सन ऑफ ए सब्जेक्ट। कहता है कि टेंस के अनुसार जो वर्ब चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार जो चेंज हो जाता है वो होता है फाइनाइट वर्ब। जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब ध्यान से देखिए कि जैसे ही सब्जेक्ट आपका ही से दे में चेंज हुआ, इज बदल गया आपका आर में। क्लियर? तो ये फाइनाइट हो गया। अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, द वर्ब विच इज नॉट चेंज्ड। सॉरी यहां पे चेंज होना चाहिए, डी छूट गया है। द वर्ब विच इज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर एंड पर्सन ऑफ ए सब्जेक्ट। ध्यान से समझिएगा कि वो किसी भी टेंस के अनुसार उसका चेंजिंग नहीं आता है फॉर्म में, चाहे आपका सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वो चेंज नहीं होते। तो ध्यान से देखिए यहां पे एक ही ढंग के सेंटेंस को मैंने लिखा है, आई एम गोइंग। ठीक है, आई एम गोइंग में देखिए गोइंग सब्जेक्ट कोई भी होगा, यहां पे गोइंग चेंज कभी भी हाल में उसमें नहीं होगा। चाहे दे आर गोइंग होगा, यू आर गोइंग हो गया, वी आर गोइंग होगा, गोइंग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया आपका नॉन फाइनल। अब यहां देखिए पहला एक सेंटेंस है ही इज गोइंग, इसमें दो वर्ब आपको नजर आते हैं, इज और गोइंग। तो इज जो है ये सब्जेक्ट चेंज हुआ तो चेंज हो जाएगा, लेकिन गोइंग कभी भी चेंज नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए ही इज गोइंग टू प्ले, यहां एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, सॉरी एक वर्ब, दो वर्ब और तीन वर्ब, इसको भी वर्ब कहते हैं हम। तो तीन वर्ब है यहाँ पे, लेकिन चेंज कौन होता है? सिर्फ इज चेंज होगा। बाकी जैसे देखिए दूसरे सेंटेंस में आई एम हो गया तो एम हो गया, लेकिन गोइंग टू प्ले वो चेंज नहीं होता है। तो मतलब कहने का है कि जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज आया था जिस वर्ब में वो फाइनाइट,
और जिसमें चेंज नहीं होता है वो नॉन फाइनाइट। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, बहुत सिंपल सा फंडा, एकदम देहाती टाइप का मार के बोलते हैं। अगर किसी सेंटेंस में एक वर्ब हो तो वो फाइनाइट, और अगर उसमें एक से ज्यादा हो गया तो पहला फाइनाइट बाकी सब नॉन फाइनाइट। उसमें आपको सोचना नहीं है कि कौन सा वर्ब। क्लियर है ये कंसेप्ट? तो इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जहां एक वर्ब वो फाइनाइट हो जाएगा, जहां एक से ज्यादा वर्ब होंगे तो पहला फाइनाइट, बाकी उसके जितने भी हैं वो नॉन फाइनाइट कहलाते हैं। और चलिए इस क्लास को एंड करते हैं। अभी ये तो शुरुआत हम लोग की है, लेकिन इस सेशन का ये मैं लास्ट 2 चीजें बताने जा रहा हूं आपको। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ये दोस्तों ये भी आपके एग्जाम में आते हैं, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आते ही आते हैं, और उसमें और टफ वर्ड्स होते हैं। तो एंटोनिम्स का मतलब क्या हुआ? विपरीतार्थक शब्द, विपरीत शब्द, उल्टा शब्द जिसको बोलते हैं। द वर्ड विच हैज अपोजिट मीनिंग उसे हम कहते हैं एंटोनिम्स, और सिनोनिम्स किसे कहते हैं? द वर्ड विच हैज द सेम मीनिंग, जिसका सेम मीनिंग होता है वो सिनोनिम्स कहते हैं, जिसको हिंदी में समानार्थक शब्द कहते हैं। तो दोस्तों ये दोनों टॉपिक जो भी है ना, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, ये अक्सर हमारे एग्जाम्स में पूछते जाते हैं, और बहुत सारे और भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। और आई होप, और मुझे विश्वास है कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जस्ट शेयर दिस टू मोर एंड मोर ऑफ योर फ्रेंड्स, ताकि इससे बहुत सारे लोग लाभ उठा सके। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये जो हमारा गया गाइडेंस प्रोग्राम है, ये सिर्फ गया डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि पूरे बिहार के स्टूडेंट्स के लिए है, बल्कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।